सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराध्वनिक चाल से गतिमान पिंडों की चाल को व्यक्त करने हेतु किस संख्या या मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पराध्वनिक चाल से गतिमान पिंडों की चाल को व्यक्त करने के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? तो मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। यदि मैक संख्या का मान 1 हो तो माध्यम में गतिमान वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? ठीक है, 1 होना तो ध्वनिक कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ऐसे चलते जाता है। तो अगर 1 है मतलब ध्वनि की चाल के बराबर है तो उसको ध्वनिक कहा जाएगा। सिंपल, ध्वनि की चाल के बराबर है तो ध्वनिक कहा जाएगा। माध्यम में वस्तु की चाल व ध्वनि की चाल ना समान होगी। ठीक है, पराध्वनिक विमान जो प्रघाती तरंगे पैदा करती हैं उनको क्या कहते हैं? तो ध्वनि बूम कहते हैं। ठीक है, ध्वनि बूम कहते हैं। वो तरंगे उत्पन्न होती है तो समुद्र में ना किसी स्टीमर या मोटर बोट से ना ध्वनि के से अधिक गति से चलने पर ना वो तरंगे उत्पन्न होती है पीछे तरफ, है ना। स्टीमर या मोटर बोट जो है ना वो ध्वनि से अधिक गति से चल रहा है, एकदम स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ध्वनि से भी ज़्यादा तेज, मतलब उसमें क्या उत्पन्न होगी? वो तरंगे उत्पन्न हुई। मैंने ये भी बताया था पिछले क्लास में कि कोनिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, तो वही वो तरंगे उत्पन्न होगी, कोनिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगी। कभी कभी पराध्वनिक वेग ध्वनि के वेग से तेज से गतिमान जेटयान के आकाश में गुजरने पर ना मकान की खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना इससे विनाशकारी प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है। क्या होती है? विनाशकारी ना प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है। तो खिड़कियों की दीवारें मतलब खिड़कियों के शीशे ना टूट जाते हैं। पुल पर सैनिकों के कदम ताल मिलाकर चलने से पुल के टूटने का खतरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के कंपन का ना आयाम बढ़ जाता है। मतलब सब सेम सेम है तो उसी को अनुनाद बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ एकदम पैर एकदम सेम सेम सब रखते हैं, है ना, तो अनुनाद उसमें उत्पन्न होगा, रेजोनेंस उत्पन्न होगा और उससे उस पुल के ना कंपन का आयाम ना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पानी, हवा, लोहा व निर्वात में से ध्वनि किसे पार नहीं कर सकती? ठीक है, तो ध्वनि ना निर्वात में नहीं ट्रैवल करती। नहीं तो अभी तक हमको पूरा अंतरिक्ष में जो भी चीज़ हो रहा है सुनाई देते रहता। किन यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं? अपश्रव्य है, देखो अपश्रव्य जिसकी आवृत्ति ना 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको अपश्रव्य। और पराश्रव्य किसको बोलते हैं? जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन या पतली क्यों होती है? तो देखो उनके गले की जो निकली ध्वनि का जो तारत्व जो पिच होता है ना महिलाओं का वो अधिक होता है, है ना। तो बच्चों की भी आवाज़ में भी तारत्व या पिच अधिक होता है और महिलाओं में भी अधिक होता है। तो क्या होता है? पिच अधिक होने के कारण होता है। ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व ना वायु से ना अधिक होता है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल कोई भी चीज़ घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ध्वनि जो है वो तो घनत्व के ऊपर डिपेंड करती है। ठोस में सबसे ज़्यादा चलती है, फिर उससे लिक्विड में भी उससे मतलब उससे थोड़ा सा कम, और हवा में तो सबसे कम चलती है ध्वनि। ठीक है, तो जल का घनत्व तो अधिक होता है, इस कारण से वहाँ पे अधिक सुनाई देती है, मतलब ध्वनि ज़्यादा चलती है। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी घट रही हो तो उसके द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी। बीच की दूरी घट रही है मतलब पर्सन पास आ रहा है तो हमको ध्वनि ज़्यादा सुनाई देगी। पास में ज़्यादा तेज नहीं बोलने की ज़रूरत होती, दूर रहता है कोई पर्सन तब हमको ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है। चलती ट्रेन से प्रायः किस तीव्रता की ध्वनि निकलती है? तो लगभग 80 से 90 डेसिबल की ना ध्वनि निकलती है। 80 से 90 डेसिबल की चलते ट्रेन से। रॉकेट के किस तीव्रता की ध्वनि उत्पादित होती है? तो रॉकेट से ना लगभग 170 से 180 डेसिबल की ध्वनि उत्पादित होती है। ठीक है, 170 से 180 डेसिबल की ध्वनि उत्पादित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में या पदार्थ में सबसे तीव्र होती है? तो देखो ओसियम धातु जो है ना इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे भारी धातु है। घनत्व तो ज़्यादा होगा तो मैंने बताया है कि ध्वनि जो है वो ज़्यादा डेंस में ज़्यादा स्पीड से चलेगी। तो ये ओस्मियम धातु में ना सबसे ज़्यादा तेज चलती है क्योंकि ये जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। ठीक है,
खानों माइंस में खतरनाक गैसों का पता कैसे लगाते हैं? तो विस्पंद की सहायता से लगाते हैं। अब देखो विस्पंद क्या होता है। विस्पंद ना बीट होता है। अब बीट में जैसे कि अब दो जगह का हवा भरते हैं, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो वायु है उसको, और एक जो खानों माइंस में जो वायु है ना उसको, एक दोनों दो अलग अलग पाइपों में अलग अलग वायु डाल देते हैं, एक नॉर्मल वायु एक माइंस की वायु। अब ना बीट करके देखते हैं, अगर आवाज़ डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि माइंस के जो खान में है उसमें गैसें मिली हुई है ना, तो उससे पता लगा लेते हैं कि खान में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से विस्पंद की सहायता से माइन में जो अगर प्रॉब्लम है या फिर कोई गैस है तो उसका पता लगा लिया जाता है। सितार का तार व बांसुरी का वायु स्तंभ किस तरह के माध्यम है? तो बद्ध माध्यम है ना। सितार का तार व बांसुरी बद्ध माध्यम है। अप्रगामी तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न होती है? तो बद्ध माध्यम में उत्पन्न होती है अप्रगामी तरंगे। ओके। निस्पंद नोट किसे कहते हैं? तो अप्रगामी तरंगों के उत्पन्न होने पर जो माध्यम के कण स्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं उसको ही ना नोड कहते हैं। ठीक है, तो अप्रगामी तरंगों के उत्पन्न होने पर माध्यम के जो कण स्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं उसको निस्पंद कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा कुछ विरामावस्था में है तो उसको क्या बोल देंगे? निस्पंद या नोड कह देंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए दुनिया की ना प्रत्येक संगीत पद्धति में अलग अलग आवृत्तियों वाले स्वरक टोन होते हैं जिसमें संगीत में धुन की उत्पत्ति होती है। भारतीय संगीत पद्धति इंडियन म्यूजिक सिस्टम में मुख्यतः 7 स्वर होते हैं। 7 स्वर कौन कौन से होते हैं? सा रे ग म प ध नि, ऐसा। ठीक है, सा रे ग म प ध नि। तो नी में क्या होता है? आवृत्ति ज़्यादा है ना, तो उसी तरीके से ये ना जो सा जो है ना वो 265 हर्ट्ज़ है, माँ जो है वो 285 हर्ट्ज़ है, पा जो है 294 हर्ट्ज़ है, धा जो है 330 हर्ट्ज़ है, और ना सा जो है ना 265 है, रे जो है ना 285 है, और गा जो है ना 294 है, माँ जो है 249 है, पा जो है वो 440 हर्ट्ज़ है, और इस तरीके से जो नी है ना 494 हर्ट्ज़ है। तो इस तरीके से वो बढ़ते क्रम में है। देखो नी का सबसे ज़्यादा है ना 294 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से ना इनकी आवृत्तियाँ बढ़ती हुई प्रतीत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ओर से बंद तथा दूसरी ओर से खुली पाइप में कैसे निस्पंद प्राप्त होते हैं? तो एक ओर से बंद तथा दूसरी ओर से खुली पाइप में कैसे विस्पंद प्राप्त होते हैं? तो सभी विषम स्पंद प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? सभी विस्पंद प्राप्त होते हैं। किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का ना ध्रुवण नहीं होता, पोलराइजेशन। अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं होता। ध्रुवण की घटना जो है या पोलराइजेशन पी, और प्रस्थ तरंगे, ठीक है, तो ध्वनि तरंग वो होता है प्रकाश तरंगे, तो उसी में ही होती है ध्रुवण की घटना, प्रकाश तरंगों में ही होती है। जब एक सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जाता है? तो केवल ध्वनि गुणता या क्वालिटी के कारण किया जा सकता है। ठीक है, सितार और बांसुरी पर एक ही अगर स्वर बजाया जाए ना तो कैसे हम अंतर कर सकते हैं? तो केवल ध्वनि की गुणता या क्वालिटी के कारण कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। जब कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज को मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण होता है? द्विभुज है उसको मेज पर रखा जाता है तो क्या होगा? उससे ना हमको अवमंदित कंपन के कारण ना तेज ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, ये तेज ध्वनि तो एक तेज ध्वनि सुनाई देगी क्योंकि अवमंदित कंपन हो जाएगा। इस कारण से ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, हमने पहले भी देखा था। ठीक है, भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 7 होते हैं। सा रे गा मा प ध नि, इस तरीके से। सर्वाधिक आवृत्ति किस स्वरक टोन की होती है? तो देखो नी की होती है, बता देना 494 हर्ट्ज़। और न्यूनतम आवृत्ति किस स्वरक की होती है? तो सा की होती है 265 हर्ट्ज़। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।